Hi, this is the Javed. Hope that you all are doing well. Today I will talk about the quantum statics. आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसकी जो बेस है वो है क्वांटम स्टैटिक्स। बेसिकली हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे कि जो एप्लीकेशन है क्वांटम स्टैटिक्स की उनके बारे में। तो क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूँ कि क्वांटम स्टैटिक्स बेसिकली क्या करती है, ये डील करती है विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बिहेवियर के साथ जो है वो डील करती है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन से होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास आते हैं जब आपके पास कोई गैस हो, ठीक है, कोई भी गैस हो या कोई मेटल हो जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दी हो, तो ये दो कंडीशन भी हम जो है वो कंसीडर किया करेंगे। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं कि गैस का एक आप सिलेंडर ले लें जैसे कि आपके सामने मौजूद है, और इसके अंदर बहुत सारे आपको ये डॉट्स की शक्ल में एटम्स नज़र आ रहे हैं जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अगर ये एक मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस ऐसी गैस होती है जिसके अंदर एक किस्म के एटम्स मौजूद होते हैं। अगर आप डायटोमिक की बात करें तो वो ऐसी गैस होती है जिसमें ऐसे जो है वो गैस होती है जिसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि दो एटम्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो ये एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं ये किसी भी सिलेंडर में जब हम अंडर स्टडी करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसलिए हम क्वांटम स्टैटिक्स को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ये डील करता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। नेक्स्ट जो है हम इस एक एक पार्टिकल या एक एक मॉलिक्यूल या एक एक एटम को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हम इस पूरे पूरे सिस्टम की बात करेंगे। तो क्वांटम स्टैटिक्स का दूसरा बेसिक जो है फार्मूला कह लें तो ये है कि पहला तो ये हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ डील करता है, और दूसरी बात यह है कि ये जो भी कैलकुलेशन करता है ये सारे सिस्टम के लिए करता है, एक पार्टिकल के लिए नहीं करता। अच्छा, थर्ड जो इसका आप कह लें कि इसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा बेस होती हैं। जैसे आपको मैं कोई एक पॉइंट दे दूँ और एक डेस्टिनेशन हो और मैं कहूँ कि आपने वहाँ पे रीच करना है यानी आपने पहुँचना है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स होंगी, कुछ हाईवे से जाएंगे, कुछ आप कच्ची सड़कों से जाएंगे, कुछ बाय द वे मोटरवेज भी हो सकती है आपके पास। तो ये आपके पास बहुत सारी सिचुएशन इसमें मौजूद होंगी। इसी तरह बिल्कुल आपके पास क्वांटम स्टैटिक्स की अगर बात करते हैं, क्वांटम स्टैटिक्स के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा जो है तरीके होते हैं पार्टिकल्स को अरेंज करने के, ठीक है। ये देखिए, वी अरेंज द पार्टिकल्स इन मोर वेज टू गिव पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो हम इसको यूज करके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसको एक बहुत तरीकों से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो वो एक काफ़ी लंबा और अलग टॉपिक हो जाएगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं उन एनर्जी स्टेट्स को डिफाइन करने के, ठीक है। एनर्जी स्टेट डिफरेंट होने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए, मुख्तलिफ गैसेज के लिए मुख्तलिफ होंगे। तो अब आए हम इनके अंदर वो जो सिस्टम है, वो जो गैस है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्टेट है एनर्जी की उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है, जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं एन ई। लेट्स सपोज कोई नंबर है एन, कुछ 100 लेट्स सपोज को पार्टिकल्स हैं अगर कहते हैं एक सिलेंडर के अंदर, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन स्टेट ऑफ एनर्जी ई। अगर हमें उनको रिप्रेजेंट करना है किसी अल्फ़ाबेट से तो हम क्वांटम स्टैटिक्स के अंदर उसको एन ऑफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका क्या मतलब होगा कि ये जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं ये इस एनर्जी स्टेट यानी कि ई के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। किसके अंदर लाई करते हैं? ई के अंदर। इसके बाद हमने नंबर ऑफ़ स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टेट्स को की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैविंग एनर्जी। अब उस सिस्टम की जो स्टेट्स हैं वो भी, उनकी भी कुछ ख़ास एनर्जी होगी, कुछ ख़ास एनर्जी लेवल्स होंगे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी ऑफ ई से,
इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी आपके पास एक ऐसी टर्म होती है जिसका मतलब होता है कि दैट इज यू कैन से कि मैक्सिमम चांसेस। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस कि प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल ऑक्यूपाई एनर्जी स्टेट। अब जाहिर है मुख्तलिफ स्टेट्स होंगी, ठीक है, एनर्जी स्टेट्स। तो उस मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट्स को कि जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स के चांसेस होंगे उस एनर्जी स्टेट के अंदर लाए करने के, उसको भी हम एक ख़ास अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम कहेंगे एफ। फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे स्टेट ऑफ एनर्जी के अंदर, ठीक है, यानी कि अगर हम कहते हैं हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, ठीक है, तो कुछ जो पार्टिकल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ई। लेट्स सपोज अगर पहले 100 पार्टिकल्स हैं तो वो E1 में लाया करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ इसी अल्फ़ाबेट को चेंज करके उसको एनर्जी E1 के साथ करस्पॉन्ड करके लिख लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, नंबर की। अब नेक्स्ट आपके पास फिर उसी तरह नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग एनर्जी E, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग एनर्जी E, वो स्टेट्स इनकी एनर्जी कितनी है E, उसको हम GFE से, और प्रोबेबिलिटी को अगेन नंबर यानी कि चांसेस, पार्टिकल्स के चांसेस कि वो उस एनर्जी स्टेट के अंदर लाई करेंगे, उसको FE से। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं एन ऑफ ई इक्वल टू जी ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई। अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है उस एनर्जी स्टेट के अंदर, तो आप सिंपली नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग एनर्जी ई को मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटी के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे उस एनर्जी स्टेट के। अच्छा, इसमें अब एक नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर आपके पास जो सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हम इसी जी ऑफ ई को रिप्लेस कर देते हैं जी ऑफ ई डी ई से, ठीक है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है, कंटिन्यूस सॉरी, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस होती है, डिस्क्रीट नहीं होती, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जो एक प्रॉपर पैटर्न के साथ जारी रहती है, और डिस्क्रीट वो होती है जिसका एक प्रॉपर पैटर्न ना हो, ठीक है। तो जैसे कि आप बात करते हैं कि कोई चीज़ है जो एक प्रॉपर पैटर्न के साथ आ रही है, जैसे हम 1 2 3 करते हैं, तो 1 के बाद 2 आता है तो उसमें 1 ऐड हो रहा है, 3 आता है तो उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो ये प्रॉपर एक पैटर्न है जिसके तहत जो है वो न्यूमेरिक्स जो है चल रहे होते हैं। तो अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एक प्रॉपर पैटर्न के साथ चल रही हो, तो हम जी ऑफ ई को रिप्लेस कर देते हैं किससे, जी ऑफ ई डी ई से, ठीक हो गया। और इसमें जो स्टेट है वो वेरी करती है एप्सिलॉन से एप्सिलॉन प्लस डी, ओके। इसके बाद हम कंसीडर करते हैं कि आइडियल गैस, ठीक है, जो हमारे अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है, जो सिस्टम है हमारा, मैंने आपको पहले बताया सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, जिसके ऊपर हम काम कर लेते हैं। तो हमारा सिस्टम एक ऐसा है जिसके अंदर एक आइडियल गैस मौजूद है, और हम यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का सहारा लेते हैं, यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और उसकी थ्योरी है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैक्सवेल ने जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एफ ऑफ एप्सिलॉन, उसको एक्सप्लेन किया है कि इक्वल होती है ए ई पावर माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई के डी। यहाँ पे आपके पास इसको प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हैविंग एनर्जी स्टेट ई को हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले हमने जो लास्ट बोर्ड था हमारा उसके ऊपर हमने देखा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली जो है एफ ऑफ ई और जी एफ ई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसी तरह हमने इस एफ ऑफ ई की वैल्यू इस फार्मूले में पुट की, और जी एफ ई बिल्कुल आपका उसी तरह हमने एक साइड पे रखा, और एफ ऑफ ई की जगह हमने ए ई पावर माइनस एप्सिलॉन के टी पुट कर दिए। अब नेक्स्ट हम इसी फार्मूले को यूज़ करके एटम्स जो कि ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद हैं उनका नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, उनके लिए हम E1 एनर्जी लेवल को करस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पे E1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी E1 पुट कर देंगे इसकी जगह, और जी ऑफ E1 पुट कर देंगे, और इस तरह हमें वो उन एटम्स के नंबर के बारे में पता चलेगा जो कि ग्राउंड स्टेट के ऊपर मौजूद है और जिनके पास एनर्जी कितनी है E1। इसी तरह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम E2 पुट कर लेंगे और हमें वो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चल जाएगा। इसी तरह अगर आप रेशो
कैलकुलेट करना चाहते हैं कि E2 की निस्बत E1 में कितने हैं और इनकी रेशो आपस में क्या है, तो आप सिंपली n E2 और E1 को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को आपस में E2 डिवाइडेड बाई E1 करेंगे, a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचे E एक्सपोनेंशियल और माइनस E2 डिवाइडेड बाई KT G ऑफ एप्सिलॉन 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह इधर भी यहाँ पे a कैंसिल होने के बाद G ऑफ एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई G ऑफ एप्सिलॉन 1 बचेगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई KT आ जाएगा। इसी के साथ हम आगे अच्छा स्टार्ट करते हैं हम अपने बेसिक टॉपिक को, मॉलिक्यूलर एनर्जीज इन आइडियल गैस। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कॉन्टीन्यूस मान लेते हैं। आपको पता है जब हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टीन्यूस हो तो हम वहाँ पे जी एप्सिलॉन नहीं लेते, हम बल्कि जी एप्सिलॉन इंटू डी एप्सिलॉन लेते। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टीन्यूस नहीं है तो हमने क्या किया कि हमने ये जो हमारे ऊपर जी एप्सिलॉन को हमने डी एप्सिलॉन लिखना है, तो हमें ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है एन ऑफ एप्सिलॉन जी ऑफ एप्सिलॉन एफ ऑफ एप्सिलॉन इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमने इस सारी के साथ डी ऑफ एप्सिलॉन निकालना है, दोनों साइडों पे हमने डी ऑफ एप्सिलॉन लगाया। ठीक है, इसके बाद ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ए जी ऑफ एप्सिलॉन ई पावर माइनस एप्सिलॉन ओवर के टी। अच्छा, थ्री डायमेंशनल सिस्टम में मोमेंटम हमारे पास जो है वो होता है P इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2m एप्सिलॉन। ठीक है, ये कैसे आता है, ये बिल्कुल इधर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एनर्जी होती है यानी कि एप्सिलॉन जिसको हम कह रहे हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन को हमने इधर छोड़ा, हाफ ऑफ m, यहाँ पे m को मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने किया। ठीक है, आपके पास फिर फर्दर हमने इस m को इस m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर आ गया और नीचे आपके पास 2m बच। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर आपके पास मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक है, तो आपके पास इधर बचने वाली टर्म्स में 2m हम एप्सिलॉन से हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो 2me आ गया, p स्क्वायर यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू 2m एप्सिलॉन आ गया, हमने स्क्वायर रूट लिया, p किसके इक्वल आ गया 2me के, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग मोमेंटम फ्रॉम p टू p प्लस dp, वो कितना है gp इज इक्वल टू bp स्क्वायर dp। यहाँ पे आपके पास हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि यहाँ पे हमने gp को किसके को रखा p स्क्वायर dp। ठीक हो गया, अब ये b जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट, एवरी p मीन मोमेंटम, हर मोमेंटम जो है वो करस्पॉन्ड करता है सिंगल एनर्जी लेवल के साथ, लिहाजा जो आपके पास g ऑफ एप्सिलॉन डी है वो इक्वल हो जाएगा जी ऑफ पी डी। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि पी स्क्वायर 2me के इक्वल होता है, यहाँ पे p किस इक्वल आ जाएगा 2me, यानी कि स्क्वायर रूट हमने ले लिया, नथिंग, हमने कोई स्पेशल काम नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास डी हमने दोनों साइडों में डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, ओके, सॉरी डिफरेंशियल, हमने डिफरेंशियल यहाँ पे लिया डी पी इक्वल टू डी 2me आ गया। ओके, डी पी इक्वल टू हमने सिंपल इसका जो स्क्वायर रूट है इसको पावर 1/2 लिख लिया, बाकी कुछ नहीं किया। इसके अलावा हमने पावर्स को सेपरेट कर लिया, इधर 2m कर दिया और इधर ये डेरिवेटिव जो था 2m इसके लिहाज से कांस्टेंट था तो हमने 2m को बाहर ले लिया और सॉरी डिफरेंशियल को हमने फिर अगेन एप्सिलॉन के साथ उसके ऊपर डिफरेंशिएट कराने के लिए हमने यहाँ पे इसको अलग कर लिया। नेक्स्ट डी पी किसके ऊपर आ गया 2m पावर 1/2। यहाँ पे आपको पता है जब हम डिफरेंशियल लेते हैं तो उसकी पावर स्टार्ट में आ जाती है और उसकी पावर में से -1 कर देते हैं और आगे एप्सिलॉन का डिफरेंशियल हो गया। नेक्स्ट हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ चलते आ रहे हैं और हमने 1/2 में से -1 किया तो -1/2 आ गया और डिफरेंशियल ऑफ एप्सिलॉन सेम यानी कि एनर्जी सेम है। इसके बाद आपके पास जो है हमने ये डी पी हमारे पास आ गया, हम अब पी और डी पी दोनों को क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। आपके पास पी के डी पी इक्वल टू 2me यानी कि एप्सिलॉन 2m पावर 1/2 एप्सिलॉन पावर -1/2 डी एप्सिलॉन, यानी कि सेम ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इनको हमने इकट्ठे लिखी है। यहाँ पे ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाते हैं। हमने
m वाली तमाम टर्म्स को अलग कर लिया, 2m इंटू 2m पावर 1/2। आपके पास पीछे बचे वाली टर्म्स एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन पावर -1/2 इंटू डी एप्सिलॉन आ गया। अब ये जो 2m इंटू 2m पावर 1/2 था, इसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिहाज के तौर पे हमने इसको यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जी ऑफ एप्सिलॉन डी ऑफ एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, बी पी स्क्वायर डी पी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और बी जो है ये आपके पास एक कांस्टेंट है, जी ऑफ एप्सिलॉन डी बी। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो इक्वल्स थे, ये चीज़ इक्वल थी, ठीक है इसके, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे बी से इसको मल्टीप्लाई कराया, ये दोनों इसके इक्वल थी, तो हमने डी ऑफ एप्सिलॉन इसके इक्वल रख दिए, ठीक हो गया। अब हमने जी ऑफ एप्सिलॉन डी ऑफ एप्सिलॉन को उठा के जो है वो हमारा वो पुराना जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में हमने एक चीज़ जो है इंट्रोड्यूस कराई थी, दैट वाज एन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू जी ऑफ एप्सिलॉन इनटू एफ ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है। फिर फर्दर हमने इसके बाद यहाँ पे इसके हमने कंटिन्यूस की शर्त रख के डी ऑफ एप्सिलॉन के साथ इसको मल्टीप्लाई कराया। तो मैंने कुछ नया काम नहीं किया, टोटल एन ऑफ एप्सिलॉन डी ऑफ एप्सिलॉन लिखा यहाँ पे, और ये कांस्टेंट जमा ये कांस्टेंट इकट्ठे लिख दिए। मैं बताता हूँ ये कांस्टेंट कहाँ से आया, ये कहाँ से है। आपने सिंपली एन ऑफ एप्सिलॉन डी ऑफ एप्सिलॉन ये वाला लिखा, आगे जी ऑफ एप्सिलॉन आपका बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है, समझ आई। और आपके पास एफ ऑफ एप्सिलॉन और डी ऑफ एप्सिलॉन दोनों साइडों पे मौजूद है, ठीक है, क्योंकि ये कंटीन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने जी ऑफ एप्सिलॉन बिल्कुल जो है वो उसी तरह रखा हुआ है यहाँ तक, तो मगर यहाँ पे आके हमने जी ऑफ एप्सिलॉन डी ऑफ एप्सिलॉन की वैल्यू लगा दी। वो क्या थी, एप्सिलॉन पावर -1/2, ठीक हो गया। यहाँ पे सी गलती से आ गया, ये इसके साथ बी है और इसके साथ क्या है, अच्छा एफ ऑफ एप्सिलॉन को हमने स्टार्ट में ही बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के जरिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए डिफाइन किया था। वो था ए ई पावर माइनस एप्सिलॉन ओवर के टी। वो हमने सिंपली यहाँ पे ये चीज़ एफ की वैल्यू पुट कर दी, डी एफ एप्सिलॉन आपको उसी तरह ये हमने जी की वैल्यू पुट कर दी, जी एफ एप्सिलॉन की। आगे ए और बी दोनों को मिला के हमने एक नया कांस्टेंट सी इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट आपके पास ये हमने थोड़ा सा स्टेप जो है वो अर्ली हो गए हैं, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, चले अर्ली। अच्छा, तो अब यहाँ पे एन ऑफ एप्सिलॉन डी ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू ये ए और बी इकट्ठे आ जाएंगे, ये फिर इस स्टेप के लिए हो जाएगा। अब ये ई की पावर्स को हम बच्चों वाली मैथमेटिक्स से मदद कर लेते हैं, ई पावर माइनस एप्सिलॉन ओवर के टी डी ऑफ एप्सिलॉन। ओके, एन ऑफ एप्सिलॉन आपके पास एट द एंड डी ऑफ एप्सिलॉन किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी को हम रिप्लेस कर रहे हैं सी से, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं दोनों, तो हम एक नए कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया सी के साथ। बाकी आपकी टर्म्स है इट इज़ आ गई ई पावर 1/2 कैसे आया, 1 में से आप -1/2 करेंगे तो आपके पास 1/2 बचेगा, ये वाली टर्म सेम और डी ऑफ एप्सिलॉन भी सेम। सिर्फ ए बी को हमने रिप्लेस किया किससे, सी के साथ। फर्दर हम सी को फाइंड करना चाहते हैं, सी की वैल्यू को, तो हम ये जो आपके पास एन ऑफ एप्सिलॉन डी ऑफ एप्सिलॉन है इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी के साथ, ठीक है, और इसको इक्वल पुट करेंगे एन के साथ। एन में आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उस गैस के अंदर गैस के कंटेनर के अंदर मौजूद है। एन इज इक्वल टू फिर फर्दर एन ऑफ एप्सिलॉन डी ऑफ एप्सिलॉन की हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। सी आपके पास कांस्टेंट था, बाकी टर्म हमने उसी तरह यहाँ पे लिख दी ये वाली। फर्दर इसके बाद हमने ये वाली चीज़ जो है इसको इंटीग्रेट किया, आपके पास इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 के टी पावर 3/2 आ गया। फिर फर्दर हमने इसको नहीं छेड़ा, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे इसको लिख दिया। सी यहाँ पे उसी तरह मौजूद, सॉरी सी को हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया। सी किसके को आ गया 2 डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई ओवर 2n और स्क्वायर रूट ऑफ पाई के टी और -3/2 3/2 को हमने पॉजिटिव किया, के टी को नीचे गया। अब हमने ये सी वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे 2n
divided by square root of 5 kt 3 by 2 epsilon 1 by 2 से e power माइनस epsilon over kt d epsilon सिस्टम जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपली ये जो हमें n ऑफ epsilon गिवन है इसको epsilon यानी कि एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रल ले लेना है 0 से इन्फिनिटी तक। अब हमने यहाँ पे n ऑफ epsilon की वैल्यू पुट कर दी जो कि थी 2n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई kt पावर 3 बाई 2 epsilon 1 बाई 2 e पावर माइनस epsilon डिवाइडेड बाय kt इंटू डी एफ epsilon। ये तमाम की तमाम चीज़ जो है ये कांस्टेंट थी, इसको हमने बाहर निकाल दिया epsilon और epsilon पावर 1 बाई 2 ये पावर 3 बाई 2 हो गया। ये चीज़ बिल्कुल सेम उसी तरह आ गई। जब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया तो 3 बाई 2n kt हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल फाइंड करें मीन टू से E डिवाइडेड बाय n तो आपके पास 3n kt डिवाइडेड बाय 2 इंटू n आ जाएगा। n कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 3 बाई 2 kt और E epsilon के ऊपर बार आ जाएगा। जहाँ पे भी आप बार लगी देखें वहाँ उसका मतलब होता है कि एवरेज एनर्जी। तो ये आपके पास एवरेज एनर्जी आ गई। फर्दर हमारा इसी टॉपिक का जो सेकंड पोर्शन है जो कि है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे पास जो epsilon है epsilon इज इक्वल टू 3 बाई 2 kt। epsilon आपके पास एनर्जी होती है, एनर्जी हम लिखते हैं हाफ ऑफ mv स्क्वायर 3 बाई 2 kt। अब हम यहाँ से अगर वेलोसिटी निकाल दें जो कि v है, v स्क्वायर किसी को आ जाएगा 3 बाई 2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और आपके पास यहाँ पे k और t बिल्कुल उसी तरह v स्क्वायर इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई m और ये kt ऊपर उसी तरह मौजूद। अगर आप v फाइंड करें तो v आ जाएगा 3 बाई m kt और इसका स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स जो कि उस कंटेनर के अंदर ड्रिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।